सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम समझेंगे कि जो ड्यू का रिज़ल्ट आता है, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट। उसमें बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, कहीं ए प्लस, कहीं ओ, कहीं बी, एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट इट कि कहाँ से ग्रेड आया, कैसे आया। सबसे पहले हम जो बेसिक टर्म्स होती हैं उनको समझ लेते हैं। अगर आपके रिज़ल्ट में एक कॉलम होता है GRL का, एल का मतलब होता है जो आपने फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम दिया है, और जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है 30 मार्क्स का, और जो फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम मोस्टली जो 90 मार्क का होता है, उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो ग्रेड बनता है वो GRL में चला जाता है। देन एक ग्रेड होता है GRT का। GRT का ग्रेड अकेला जो हम कॉन्टीन्यूस असेसमेंट देते हैं 40 मार्क का, उसके लिए होता है। दिस मीन्स जो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है मतलब 40 मार्क का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसका अकेला एक ग्रेड है। देन आता है GRP। GRP इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो भी 40 मार्क का ही होता है। अब या तो आपके उसमें कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होता है या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, दोनों में से कोई एक पे ही ग्रेड लगा होता है। देन सबसे पहले जो O ग्रेड होता है, दैट स्टैंड फॉर 10, A प्लस स्टैंड्स फॉर 9, A 8, B प्लस 7, B स्टैंड्स फॉर 6, C स्टैंड्स फॉर 5 एंड D स्टैंड्स फॉर 4। नाउ दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हमारे ड्यू के स्कोर कार्ड में यूज़ होती है। नाउ अब हम एक एक करके समझते हैं कि कॉन्टीन्यूस असेसमेंट, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट हम सब में O, A प्लस और एटलीस्ट A तक कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले ग्रेडिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस असेसमेंट विच इज़ TU। हमारा जो SLC पोर्टल है वहाँ पे अब हमारे इंटरनल्स के मार्क्स शो होते हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। उसमें एक कॉलम होता है TU का। TU का जो कॉलम है वो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट के लिए, जिसमें हमारे मार्क्स आउट ऑफ 40 रिफ्लेक्ट होते हैं। आउट ऑफ 40 का ऑल कॉलेजेस आई गेस बाइफर्केशन 35 + 5 ही होता है, जिसमें ये जो 5 मार्क्स हैं ये होते हैं हम लोग की अटेंडेंस के लिए, और ये वाला 35 मार्क इट डिपेंड ऑन टीचर कि वो कौन सा प्रोजेक्ट असाइनमेंट लेना चाहता है। ओके, नाउ सबसे पहले अगर आप इस कॉन्टीन्यूस असेसमेंट में 40 to 37 के बीच में स्कोर करते हो, 40, 39, 38 या 37, तो आपको डायरेक्ट O ग्रेड मिलता है। देन अगर आप 36 to 33 की रेंज में करते हो, सो यू विल गेट अ A+। अगर आप 30 to 29 की रेंज में मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका A आता है, 28 to 25 में B+, और 24 to 25 में B, एंड सो ऑन। ये ऐसे नीचे ग्रेड चलता रहता है। D के अगर आपका नीचे ग्रेड आता है देन यू विल बी कंसिडर्ड फेल। सो अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है कॉन्टीन्यूस असेसमेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्कोर कार्ड देखो तो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट, जैसे पीछे वाले में बताया, तो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होता है GRT के लिए, एंड जो GRT है उसका एक अकेला अपना ग्रेड होता है। सो एज यू कैन सी कि O है, A+ है, O है। अब मैंने बोला या तो आपका ग्रेड GRT में होगा या फिर आपका ग्रेड GRP में होगा, किसी एक में ही होगा। अगर आपने उस पेपर का कोई प्रैक्टिकल पेपर दिया है तो उसकी भी ग्रेडिंग सिस्टम सेम ही है, बस वो GRT में ना लग के GRP में चला जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका अपना एक अकेला ग्रेड होता है जो कि नेट ग्रेड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसमें आपका O लाने से आप एकदम एक सेफ साइड पर चले जाते हो। सो एंड सेम फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी आ रहे हैं मार्क्स देन यू विल गेट द ग्रेड। अब क्या है, बच्चे 35 आउट ऑफ 35 अगर लाते हैं तो वो सीधा इस रेंज में चले जाते हैं। बट जो मैंने नोटिस किया है कि बच्चों की क्लास में अटेंडेंस 0 होती है, जिस वजह से उन्हें अटेंडेंस में 0 on 5 मिल जाता है, और अगर उनका असाइनमेंट बहुत अच्छा है तो उन्हें 35 on 35 में मिल जाता है, जिस वजह से वो डायरेक्टली सिर्फ इसी वाली रेंज तक मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं। तो सिर्फ एक असाइनमेंट अच्छा देना मोटिव नहीं होना चाहिए, आप लोग का अपनी क्लासेस पूरी करना भी मोटिव होना चाहिए, ताकि आउट ऑफ 5 आपको इतने मार्क्स मिल जाएं कि आप एटलीस्ट फर्स्ट या फिर सेकंड वाली रेंज में लाई कर जाओ, ताकि आपका जो एक इंडिविजुअल ग्रेड है वो O और A+ के बीच में रहे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ग्रेडिंग ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का अकेला अपना कोई ग्रेड नहीं होता है, क्योंकि 30 मार्क्स का होता है, और जो हमारा फाइनल 90 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये दोनों जुड़ के GRL में लगते हैं। GRL इज़ दिस वन। GRL में ये जो A ग्रेड है यहाँ पर, या फिर यहाँ जो B+ है, A, B, O, A है, इसका यहाँ पर मतलब है कि जो 90 मार्क का एग्ज़ाम हुआ है और जो 30 मार्क्स का इंटरनल हुआ है, उन दोनों को जोड़ के जो ग्रेड की लाइन बनी होगी उसके अंदर ही लाया गया होगा। पर आप इंटरनल असेसमेंट में भी कैसे सिक्योर कर सकते हो कि अगर आपका इंटरनल असेसमेंट में O आ जाता है, जो अब इंटरनल असेसमेंट हमारा जो उसमें आता है उसमें GRI है अपने आप, जो SLC पोर्टल पर है उस पर आप लोग चेक कर सकते हो कि 30 आउट ऑफ वाली जो लाइन है
उसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स शो होते हैं। अगर आप इंटरनल असेसमेंट में 30 और 28 की रेंज में कर रहे हो उसको, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका जो GRL है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका O ग्रेड इंटरनल असेसमेंट में ही बन गया है। अगर आप 27 to 25 स्कोर करते हो तो आपका A ग्रेड बनता है इंटरनल असेसमेंट में। इंटरनल असेसमेंट का इंडिविजुअल ग्रेड नहीं है, इंटरनल असेसमेंट हमारे 90 मार्क के थ्योरी एग्ज़ाम में जुड़ जाता है, फिर GRL बनता है। बट ऐसा नहीं कि हम इंटरनल असेसमेंट को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दें, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम्स को अफेक्ट करता है। अब इसकी भी रेंज ऐसी ही नीचे, और नीचे B के बाद C D जाती रहती है, अगेन वही D के बाद आते हैं, तो आपको इंटरनल असेसमेंट में दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। अब इसका बाइफर्केशन टीचर्स 12-12-6 करते हैं, वो 12-12 को जोड़ के 24+6 की रेंज में भी ले लेते हैं। अब इसमें अगेन वही बात है, अगर कोई बच्चा 12 और 12 प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे के पूरे 24 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो वो स्टिल सिर्फ A ग्रेड वाली ही कैटेगरी में रह जा रहा है, विच मीन्स 8। और अगर एग्ज़ाम में इधर उधर हो गया तो ये 8 नीचे 7 तक भी पहुंच सकता है, जो कि आपके फाइनल ग्रेड को अफेक्ट कर सकता है। इसमें भी गेम चेंजर ये 6 मार्क्स ही हैं, जो कि होते हैं अटेंडेंस के। अगर आप अटेंडेंस में, अगर आप इतनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो कि आपका टीचर आपको 6 में से कुछ मार्क्स दे रहा है, तो आप एटलीस्ट A+ और O वाली कैटेगरी में आ जाओगे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स इस रेंज में रहेंगे। सो आपका GRL में भी एक अच्छा ग्रेड बन जाएगा। नाउ अब कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे SAC और WAC के बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिसमें हमें कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। 80 मार्क्स पूरे टीचर के हाथ में होते हैं। तो उस पूरे टीचर के हाथ के एग्ज़ाम्स में क्या सीन है, उसमें अगर आप 80 to 73 के रेंज में स्कोर कर रहे हो तो आपको O मिलेगा। अगर आप 72 to 65 की कैटेगरी में स्कोर कर रहे हो तो आपको A+ मिलेगा। अगर आप 64 to 57 की कैटेगरी में स्कोर कर रहे हो तो आपको A मिलेगा। और अगर आप 56 to 49 की कैटेगरी में स्कोर कर रहे हो तो आप B मिलेगा, और ये कैटेगरीज ऐसी नीचे जाती रहेंगी। अब जो ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिर्फ एक सिंगल ग्रेड ही होता है, उसमें कोई 2 ग्रेड का एवरेज नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर जो सेक का पेपर है, यहाँ पर अभी कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल ये रहा, ये वाला सेक ओनली प्रैक्टिकल था, तो इस ओनली प्रैक्टिकल वाले में सिर्फ प्रैक्टिकल में O था, तो इसका जो नेट ग्रेड बना वो डायरेक्ट यही चला गया। सो जो ओनली प्रैक्टिकल सेक या वैक होते हैं उनका सिर्फ एक ही ग्रेड होता है, जो सोली आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर कर रहे हो। अब कुछ ऐसे भी पेपर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल AEC और EVS, इनका फाइनल एग्ज़ाम तो क्या कहते हैं 30 मार्क का, ये अब हम लोग देकर आते हैं, और मतलब इनका 50 मार्क का इंटरनल होता है। 50 मार्क के इंटरनल में 20 मार्क का इनका IA होता है और 30 मार्क का इनका CA होता है। तो 20 मार्क के IA में सेम वही रहेगा, अगर आप 20 और 19 तक स्कोर करो तो यू विल गेट अ O। अगर आप 18 और 17 तक स्कोर कर रहे हो तो आपको A+ मिलेगा। एंड देन 30 वाली कैटेगरी में भी यही हो जाता है, अगर आप 30 से लेकर 28 तक स्कोर कर रहे हो तो O, 27 से लेकर अगर आप 25 तक स्कोर कर रहे हो तो आपको A+ मिलेगा। सो फाइनल, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम अच्छा देकर आना इज़ नॉट अ थिंग। अगर आपके क्या कहते हैं उसमें कम है, इंटरनल असेसमेंट में कम रह गए या फिर आपके कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में कम रह गए, तो ग्रेड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल एज यू ऑल कैन सी कि अगर आपका इंटरनल कॉन्टिन्यूस असेसमेंट जो कि अकेला T वाला ग्रेड देता है, अगर उसमें आपका O है, अगर उसमें आपका O है या फिर उसमें आपका A+ भी है, तो O और A+ का एक फ़ायदा होता है कि आपका ग्रेड एटलीस्ट B मतलब 8 की रेंज तक नहीं, 7 की रेंज तक नहीं जाएगा, आपका उस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 8 बना रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर O के सामने A+ है तो वो उसे A+ तक रख रहा है कम से कम। अगर O के सामने A है तो वो उसको एटलीस्ट A+ तक भी लेकर जा सकता है। सो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में अच्छा स्कोर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, सेम फॉर प्रैक्टिकल, बिकॉज या तो प्रैक्टिकल में नंबर होगा या कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में नंबर होगा। जैसे यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल में O है और इधर A मिला है तो वो फाइनल ग्रेड A+ हो गया। सो तीनों चीज़ों को, ये जो तीनों चीज़ें हैं, आपको इंटरनल असेसमेंट में भी कोशिश करने की आपके मार्क्स इस और इस रेंज में आए। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट भी मार्क्स पहली 2 रेंज में रहे, बिकॉज कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में मार्क्स लाना आसान होता है, क्योंकि बिकॉज आपको एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट देना होता है और आउट ऑफ 5 आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही होती है, तो उसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो।
एंड देन तभी आपका ओ ग्रेड बनेगा। एंड अगर आपका 9, अगर आपको 8.5 या 9 या एटलीस्ट 8 CGPA तक स्कोर करना है तो आपको सब में, मतलब हर किसी में आपको कॉन्टिन्यूस असेसमेंट वगैरह में एटलीस्ट इन 3 कैटेगरीज़ में रहना पड़ेगा, तभी आपका जो एग्रीगेट है वो एकदम ऊपर की तरफ भागेगा। बिकॉज हम 7 सब्जेक्ट में पेपर देकर आते, किसी भी एक में गिरना मतलब पूरा CGPA 8 के नीचे चला जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा थोड़ा बहुत। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।